वेरी गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षत पांडे हूँ इंदौर से। मैं एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, जिससे कि एक गठिया रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, या गठिया वात विशेषज्ञ, या गठिया वाय विशेषज्ञ। अलग अलग तरह के नाम होते हैं हिंदी में। इंग्लिश में रोमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो कि जोड़ या जोड़ से संबंधित जितनी बीमारियां रहती हैं, या हमारी इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उससे संबंधित जितनी बीमारी होती हैं, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। जिनमें से एक बीमारी आती है जिसका नाम है आर्थराइटिस या गठिया रोग। अब आप सभी को बताऊं मैं कि गठिया भी 100 प्रकार के होते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, और जैसा कि हम विश्व गठिया रोग दिवस भी इस हफ्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे विश्व में तरह तरह अलग अलग जगहों पे जितने भी रोमेटोलॉजिस्ट हैं, गठिया रोग विशेषज्ञ हैं, सब लोग अपने अपने लेवल पे जागरूकता फैला रहे हैं इन बीमारियों के बारे में, गठिया अलग अलग प्रकार के गठिया रोग के बारे में। क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को सबसे पहले तो रोमेटोलॉजिस्ट के बारे में नहीं पता है, फिर उनको कि गठिया रोग क्या होता है, गठिया के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, गठिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में नहीं पता है। फिर उसका ट्रीटमेंट, सही समय पे इसके ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हो गए हैं आज के 2020, सन 2020 में कितने नई नई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हो गई, इसके बारे में नहीं पता है। तो यह जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे विशेष प्रकार के गठिया रोग के बारे में बात करेंगे, और उसमें भी हम एक ऐसे गंभीर विषय पे, एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यह गठिया इसलिए मेरे इंटरेस्ट का है क्योंकि यह यंग लोगों को अफेक्ट करता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ऐसी आर्थराइटिस है, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट अफेक्ट्स यंग मेल। जो यंग लोग होते हैं, नवयुवक होते हैं, पुरुष होते हैं, उन लोगों में यह बीमारी ज्यादा होती है। 10-15 साल से लेके 40-45 साल का जो एज ग्रुप होता है, इसमें जो मेल पॉपुलेशन है, इन लोगों में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि महिलाओं में यह बीमारी नहीं मिलती है, बट जो मेल इज टू फीमेल रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। तो यह बीमारी नवयुवकों में होती है। यह गठिया इसलिए इतना बुरा है क्योंकि यह कम उम्र के लोग, जो पुरुष होते हैं, उन लोगों में रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से जोड़ देता है। जो हमारा स्पाइन होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वह पूरी तरह से जुड़ जाती है। और इसकी शुरुआती लक्षण होते हैं सुबह सुबह अकड़न जकड़न होना, कमर में दर्द होना, हड्डी बुखार सा बने रहना। जैसे जैसे काम दिनचर्या चालू होती है, अपने आप दर्द चले जाना। छोटे या बड़े जोड़ों में शरीर के अकड़न जकड़न सी होना, सूजन आ जाना, यह इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। अब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्वाभाविक सी बात है, जब लगातार लोगों को अगर दर्द बना रहेगा, अकड़न जकड़न सी बनी रहेगी, तो उनमें चिड़चिड़ापन सा आएगा। तो आज हम बात करेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्ट्रेस, तनाव को से हम कैसे डील करेंगे, कैसे इससे बाहर आए, और कैसे अ, हम अपनी इस बीमारी के साथ साथ नॉर्मल लाइफस्टाइल या दिनचर्या बिता सकते हैं डेली। तो देखिए, यह बीमारी ऐसी है कि अगर कोई यंग लड़का है 15-20 साल का, जो कि अपने अभी स्कूल जा रहा है या कॉलेज एंटर हुआ है, अगर उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत अर्ली स्टेज पे ही और बहुत बढ़ गई है बीमारी, तो हो सकता है उसको बिल्कुल शरीर में झुकाव सा आ गया हो, आगे की ओर झुक गया हो, उसको गर्दन के मूवमेंट में दिक्कत आती हो, उसको नीचे बैठने उठने, पाँव को चलाने में, हाथ को चलाने में, सब में दिक्कत आती हो। तो वह साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा अफेक्ट होता है, यह होगा। वो आसपास के लोगों को देखेगा कि यह जितने आसानी से मूवमेंट कर पा रहे हैं बाकी लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जितने भी आसपास हैं, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत है कि मैं अपनी गर्दन तक नहीं मोड़ पा रहा हूँ। तो वह कितना ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, इसका हमें और आपको, जिनको ये बीमारी नहीं है, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो सकता। जिसको, जो इस बीमारी से सफर करता है, उसी को सिर्फ अंदाजा हो सकता है कि वह किन किन परिस्थितियों से सोशली भी गुजरता है। तो अगर इस बीमारी में, इस यंग एज में ही अगर हमारे स्पाइन जुड़ गया, रीढ़ की हड्डी जुड़ गई, और वो हमेशा के लिए जुड़ गई, अगर कोई बोले कि 20 साल की उम्र में ही इंसान बिल्कुल झुक गया है, तो वह कैसे, और उसको हमेशा हमेशा ही ऐसा वो रहेगा,
तो वो कैसे अपने आने वाले सालों में नॉर्मली रह सकता है, ये सिर्फ यह बात मन में डाल के सोच कर कि यह बीमारी हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। इस बीमारी से, स्ट्रेस से लड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही आपकी बीमारी अंदर ही अंदर कंट्रोल्ड है, आपके लक्षण पूरे कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस, तनाव आपके शरीर में इतना ज्यादा है, तो आप कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाएंगे। फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से आपको इस बीमारी से फाइट करना है। और जैसे जैसे सही समय पे आप इसका इलाज चालू कर देंगे, वैसे वैसे ही पूरी तरह से बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। और बीमारी को समझना है, बीमारी के इलाज को समझना है, दोनों चीजों को समझ के हम पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रेस से हम लोग कैसे लड़ें। तो देखिए, स्ट्रेस से हम बाहर आने के लिए एक सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने आप को शांत रखना। पहले तो हम इस बीमारी को समझें कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होती है। हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि हमें ये बीमारी है और हमें इससे लड़ना है जिंदगी भर। अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज या ताकत नहीं है जो हमें इस बीमारी से लड़ने से रोक सके। तो सबसे पहले हमने एक्सेप्ट कर ली कि हमें बीमारी है। दूसरी चीज, हमें इसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, हम इसका सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सही ट्रीटमेंट लेने लेते लेते भी लोगों में स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, एंग्जाइटी रहती है, लोगों को नींद नहीं आती, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता चलता है कि उनकी बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है, पूरी तरह से बीमारी से वो रिकवर हो गए, बाहर आ गए हैं, लेकिन उनको जो स्ट्रेस और डिप्रेशन ही इतना ज्यादा खाया जा रहा है कि वो उस बीमारी से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और उनको उनका दर्द भी कम नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग हमारे लिए भी, रोमेटोलॉजिस्ट के लिए भी रहती है, टास्क रहता है कि कैसे पेशेंट को फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से इस बीमारी से बाहर लाएं। तो सबसे पहले तो पेशेंट को समझना पड़ेगा बीमारी क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज आती है अपने आप को शांत रखना। हम शांत तब रहेंगे जब हम बीमारी को समझेंगे, हम उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। और अपने आप को शांत रखने के लिए हम तरह तरह से जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हमारी कोई हॉबी है जो कि हमें लगता है कि शांत रखती है, जैसे कि म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ भी हो ऐसी चीज होती है जो आपको अच्छा लगता है, अच्छा करने से आप शांत रहते हैं, उसको आप सबसे पहले अपनाइए। दूसरी चीज, अपने आप को बिजी रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है इस बीमारी में। जहां आप खाली बैठे, जहां आपके पास कोई काम नहीं है, आप टेंशन इतना ज्यादा आप सोचते रहेंगे लगातार चीजों के बारे में, टेंशन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में, सबके बारे में आप टेंशन लेते रहेंगे कि इनका क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा। तो वह टेंशन हमारी बीमारी को इतना ज्यादा बढ़ा देगी, जो कि बीमारी खुद नहीं बढ़ाएगी आपके लक्षण इतना ज्यादा। तो जो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में साथ साथ रहती है। उसमें यह होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी रहती है, जिनमें डिप्रेस्ड रहते हैं, उन लोगों में शरीर में हर जगह दर्द होने लग जाता है। मांसपेशियों में दर्द लगातार, अकड़न जकड़न सा बना रहना, और यह दर्द बिल्कुल एज इट इज गठिया के जैसे प्रतीत होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों को लगता है, डॉक्टर्स को भी लगता है कि क्या यह दर्द गठिया के कारण है, जबकि पता चलता है कि बीमारी तो उसकी पूरी कंट्रोल्ड है। ईएसआर सीआरपी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सारे जितने भी मार्कर्स हैं, ब्लड टेस्ट है, सब नॉर्मल आ रहा है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, फिर क्यों दर्द हो रहा है। तो वह तब हमें बात करने पे मरीज से समझ में आता है, जब मरीज बताता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेता हूँ, डिप्रेस रहता हूँ, नींद नहीं हो पा रही है, दिन में बस 2 या 3 घंटे रात में सोता हूँ मैं, समय पे खाना नहीं खा रहा हूँ, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है मेरी, बहुत ज्यादा, तो ये सब जितने भी मैंने लक्षण बताए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता हूँ मैं। तो उस समय हम बताते हैं कि यह एक कंडीशन है जिसे फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, जिसमें कि सेम एज इट इज दर्द होता है, और उससे हमें फिर बाहर आने में बड़ी मेहनत लगती है। कई बार कुछ मेडिसिन चलती हैं, उसकी काउंसलिंग चलती है पेशेंट्स की, पेशेंट्स से हम बात करते हैं, तब उन्हें समझाते हैं कि भाई आपकी जो बीमारी है वो तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, लेकिन अब आपको उस घेरे से, उस सर्कल से बाहर आना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ। मुझे इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ। जब मैं मान लूंगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, जब मैं मान लूंगा कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं अपने आप इतना ताकतवर हो जाऊंगा, इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं बहुत आसानी से इस बीमारी से लड़ सकता हूँ, इस डिजीज से बाहर आ सकता हूँ। फैमिली को बहुत जरूरी है समझाना और समझना। हमारे घर में अगर किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हमें सबसे पहले
उसको उसकी बीमारी को समझना पड़ेगा कि भाई अगर वो बोल रहा है लगातार कि मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बनावटी दर्द बना रहा है या अटेंशन सीख करने के लिए हो रहा है, उसको जेन्युइनली बहुत दिक्कत है। क्योंकि जिस प्रकार का दर्द एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, वह एक पेशेंट ही समझ सकता है कितना ज्यादा उसमें दर्द होता है। तो उसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमेशा उससे हर चीज में कोऑपरेट करना चाहिए। फैमिली को बहुत ज्यादा क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपका साथ नहीं देगी, तो आप उस बीमारी से कभी अकेले बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनके कभी कभी घर में कोई ऐसे फैमिली मेंबर रहते हैं जो कि बिल्कुल उनको समझते नहीं है। वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, क्योंकि उनको बीमारी के बारे में उनको खुद नहीं पता है कि क्या बीमारी है, तो वो बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही बस नाटक कर रहा है, अरे इसको तो ऐसे ही करता रहता है, इसका ऐसे ही चलता रहता है टाइप से। फिर जब बीमारी बीमारी बहुत ज्यादा बड़े आती है, लेट स्टेज में आती है, तब फिर हमें समझ में आता है कि क्यों, कैसे जो है ये बीमारी अपने आप इतनी बढ़ गई, इतना विकराल रूप ले लिया, और फिर जब हम इतना लेट हो जाते हैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। तो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को समझना, और साथ साथ इस बीमारी से पूरा कोऑपरेट करना पेशेंट के साथ में, और उनके ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करना, उनको शांत रखना, उनके साथ हर चीज में जितनी ज्यादा हो उनसे बात करें, हर चीज में कोऑपरेट करें, और वैसे ही साथ साथ इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे हम इस बीमारी से, स्ट्रेस से बाहर आए। तो स्ट्रेस जिन लोगों में भी होता है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, सबसे पहले तो योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्रियाएं होती हैं जो कि हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को कि इनसे हम बाहर आ पाए। योगासन अगर आप नहीं करते तो उसको स्टार्ट करें, आधे एक घंटा भी हम दिन में योगा कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, गहरी सांस, अनुलोम विलोम जो जो करते हैं। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिटेशन से आपको, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आप स्पिरिचुअली एंड मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसके थ्रू आप इससे बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो ट्रीटमेंट तो अपनी जगह है ही, ट्रीटमेंट तो हमें डेफिनेटली सही समय पे लेना है, लेकिन जब तक हम मेंटली इस बीमारी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम बिल्कुल किसी भी तरह से इस बीमारी से जीत नहीं सकते, क्योंकि ये मेंटली बीमारी आपको खत्म कर देती है, आपकी पूरी खा जाती है। हमारे इतने पेशेंट्स हैं जो कि जिनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उनको इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उस बीमारी से बाहर आने में। तो लेकिन और बहुत ऐसे मरीज भी हैं जो कि अपने आप इन बीमारी से लड़के बाहर आए हैं, जिन्होंने इस बीमारी को समझा, डिप्रेशन को समझा, टेंशन को समझा, स्ट्रेस को समझा, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल को हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उसके थ्रू हम बिल्कुल इस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो मेरा इस टॉक का मेन मकसद यही था कि एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इस प्रकार के गठिया रोग से संबंधित जो स्ट्रेस या टेंशन रहता है, वह किस प्रकार से पेशेंट को दिक्कत दे सकता है और बीमारी से लड़ने में तकलीफ देता है। थैंक यू।